हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप सब लोग अमेजिंग है, सब लोग मस्त है। आई एम ग्रेट एज वेल। आई एम नंदिनी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिस्कस करने वाली हूँ। 1978 का केस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हो चुके हैं। वी स्टडी इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21। वी डिस्कस इट। क्या क्या फैक्ट्स थे, क्या हुआ, बेसिकली क्या प्रॉब्लम रही, क्या सोल्यूशन मिला उस चीज को, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. One thing I want to tell you that ये ही मेनका गांधी एंड मनिका गांधी इज राइट नाउ लोकसभा की मेंबर हैं, बीजेपी से हैं एंड शी इज वाइफ ऑफ लेट संजय गांधी. And what else to tell about her? She's an Indian politician. She has been this animals activist and environment activist as well. So that's all. So मनिका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ते हैं. जस्ट एन इंट्रोडक्शन की कौन थी, राइट? चलो, अब पिटिशनर है मनिका गांधी. पिटिशनर ने क्या किया? उनका पासपोर्ट जो था ना वो इशू हुआ 1 जून को, 1 जून 1976 को. फिर 2 जुलाई अगले साल उनका पासपोर्ट ना वापस ले लिया गया. क्या कहा कि कॉन्फिस्केट कर लिया गया उनका पासपोर्ट. कॉन्फिस्केट मींस अपने लीगली उसे ले लिया गया, अपने लीगल कस्टडी में ले लिया गया बेसिकली. सो एज पर पासपोर्ट एक्ट, जिससे हर एनवायरमेंट का अलग एक्ट है, ऐसे ही पासपोर्ट का एक्ट है. पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 के अकॉर्डिंग उनसे उनका पासपोर्ट ले लिया गया ऑन 2 जुलाई, राइट? पहले तो इशू कर दिया गया एज पर पासपोर्ट एक्ट, फिर ले भी लिया गया. वे ऑर्डर कि अपना पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करवाओ, सरेंडर कर दो अपना पासपोर्ट. ये किसने बोला? पासपोर्ट एक्ट ने बोला. रीजनल ऑफिसर जो थे वहां के, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से एक नोटिस आया कि अपना पासपोर्ट आप सरेंडर करा दीजिए, राइट? फिर पिटिशनर, पिटिशनर कौन हुई? मनिका गांधी. एंड यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर कौन है? रिस्पोंडेंट है. द पिटिशनर वाज नॉट गिवन एनी रीजन. उन्हें कोई रीजन नहीं दिया गया. भाई अगर तुम मेरा पासपोर्ट ले रहे हो मुझे रीजनिंग तो दो, एज इन व्हाई आर यू टेकिंग माय पासपोर्ट. बट शी वाज नॉट गिवन एनी रीजन. उन्हें कोई रीजन नहीं दिया गया. सो द पिटिशनर वाज नॉट गिवन एनी रीजन. Now and for this arbitrary means something that you do by your own will, जो तुम्हारा मन करता है. and unilateral decision, unilateral means एक तरफा, जो एक साइड ले रही है दूसरी साइड की नहीं सुनी जा रही है. unilateral decision लिया गया ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. ऑफ कोर्स ये जो पासपोर्ट एक्ट होता है ये सब गवर्न कौन करता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है. और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे एज ऑफ 2021? तो देखो हर लाइन से क्वेश्चन बनता है. एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है. ये तो पुराना केस पढ़ रहे हैं, बट मैंने तुमसे क्वेश्चन पोस्ट किया है कि हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है. जयशंकर एंड एस जयशंकर मतलब एस सुब्रमण्यम जयशंकर जी है, राइट? चलो, अब क्या था? एक यूनिलेटरल डिसीजन, आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया, जो गवर्न करती है पूरे पासपोर्ट एक्ट को. वही उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट ले लिया जाएगा. बट उन्हें भाई रीजन तो दिया ही नहीं है कि क्यों ले रहे हैं पासपोर्ट. आर्बिट्रेरी था. तो इसमें क्या हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट. उन्होंने बोला भाई हम ले रहे हैं, बस उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट है. इट इज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो मनिका गांधी वाज क्लूलेस कि ये ऐसा हुआ क्यों, व्हाई डिड दे टेक माय पासपोर्ट. सो पिटिशनर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को और अपनी रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक करी है. सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग अपनी रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. सिमिलरली हाई कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226. तो उसने पिटिशनर ने, मनिका गांधी ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को एंड अपनी रिट जुरिसडिक्शन मींस यू हैव राइट टू फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारे पास है, उसने इन्वोक कराई अंडर आर्टिकल 32. कंटेंडिंग दैट, उसने क्या बोला कि स्टेट का जो एक्ट है इंपाउंड कराने का मींस अपने लीगल कस्टडी में लेने का, अपने पास सरेंडर जो मेरे से कराया है, कॉन्फिस्केट कर लिया है, अपने लीगल कस्टडी में जो मेरा पासपोर्ट रख लिया है, ये एक डायरेक्ट असॉल्ट कर रहे हो तुम मेरे ऊपर. दिस इज अ डायरेक्ट असॉल्ट. यू आर क्रिएटिंग अ रीजनेबल फियर, यू आर क्रिएटिंग एन एप्रीहेंशन. कोई रीजन नहीं दिया है तुमने. On her right of personal liberty, I have right to personal liberty to travel abroad. I have right to liberty. क्यों मेरे पास मेरा पासपोर्ट होना चाहिए? Without reasoning, you cannot take it from me. As per Article 21, Article 21 talks about right to life and personal liberty. Very important article. हर चीज, right to food, right to sleep, every damn thing comes under Article 21. Not every damn thing means जो चीज और चीजों में अंदर नहीं आती है वो चीज है ना, by case laws and all क्या आ जाती है? आ जाती है अंडर आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. जैसे रामलीला मैदान का एक केस हुआ था, लाठीचार्ज कर दिया गया था सोते हुए लोगों के ऊपर. सो वहां पे हेल्प किया गया था कि यू हैव राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप है तुम्हारे पास और तुम्हारे पर लाठीचार्ज कर दिया गया. सो केस उनके अगेंस्ट गया था जिन्होंने लाठीचार्ज करा था,
राइट। तो ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, ये सब चीजें आर्टिकल 21 में डाल दी जाती है, ऑल्दो ये सेपरेटली फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। मेक सेंस। फिर अब देखो द मेन इश्यूज क्या क्या थे, मेन इश्यूज देखते हैं। क्या राइट टू गो अब्रॉड राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, बाहर जाना क्या राइट टू पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21, ये क्वेश्चन था। जो ये पासपोर्ट एक्ट है ये प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 कहता है यू हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, मतलब प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है, लॉ ठीक से बना होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे पास मींस वैलिडली इनएक्टेड लॉ होना चाहिए, देन यू हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं ये पासपोर्ट एक्ट जो है क्या ये प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 में बात कर रखी है। तो बिफोर डिप्राइविंग अ पर्सन फ्रॉम राइट गारंटीड अंडर द सेड आर्टिकल, तुम डिप्राइव तो कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग दैट पासपोर्ट, यू आर टेकिंग, यू आर कॉन्फिस्केटिंग दैट पासपोर्ट, बट डू यू हैव दैट प्रोसीजर, या क्या तुम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, क्या प्रोसीजर ठीक से फॉलो हो रखा है बिफोर मेकिंग दैट वैलिडली इनएक्टेड लॉ है ऐसा। ठीक है, फिर क्या हुआ, वेदर सेक्शन 3C देखेंगे, सेक्शन 10(3)(c) क्या बात करता है, पासपोर्ट एक्ट का क्या वायलेटिव है, बहुत गलत बोल रखा है, क्या वायलेटिव है आर्टिकल 14 मींस राइट टू इक्वालिटी के, 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्या ये आर्टिकल वायलेटिव है। वेदर इम्प्यून मींस समथिंग दैट इज इनटू द क्वेश्चन, जो डिस्प्यूटेड है, ऑर्डर जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर का क्या कॉन्ट्रावीन कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन मींस ऑपोजिट है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। अब प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस में क्या आता है वो भी देखेंगे, फिर सेक्शन 10(3)(c) भी देखेंगे पासपोर्ट एक्ट का। ठीक है, सब समझेंगे, फैक्ट्स देखेंगे और क्या जजमेंट आया वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं सेक्शन 10(3)(c) क्या बोलता है। सेक्शन 10(3)(c) ने बोला जो पासपोर्ट अथॉरिटी है ना, पासपोर्ट अथॉरिटी deems it necessary, अगर उसे ठीक लगे और वो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में हो, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, इन द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटी, इफ इट फील्स कि इंडिया की सोवरेन मींस दैट इंडिया इज सुप्रीम, सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम है, इंटेग्रिटी मींस यूनियन है, आपस में मिलजुल के है, सिक्योरिटी के लिए वो ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस के लिए ठीक है विद एनी फॉरेन कंट्रीज और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो पासपोर्ट अथॉरिटी क्या कर सकती है, पासपोर्ट ले सकती है अगर ये सब चीजें ठीक हो। तभी तो उन्होंने डिसाइड किया सेक्शन 10(3)(c) के अकॉर्डिंग उन्होंने पासपोर्ट ले लिया और कह दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट क्या, पब्लिक इंटरेस्ट कुछ क्लियर उन्होंने नहीं किया, तो केस यही आया भाई तुमने मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज किया है। राइट, अब देखते हैं जजमेंट क्या आया। To the extent to which section 10(3)(c) of the Passport Act authorizes पासपोर्ट अथॉरिटी को कि तुम इम्पाउंड कर सकते हो, इम्पाउंड मींस अपनी लीगल कस्टडी में ले सकते हो, यू कैन कॉन्फिस्केट अ पासपोर्ट, बट इट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये अभी हमने पढ़ा ना, इट इज वायलेटिव मींस आर्टिकल 14 को इंफ्रिंज कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट कॉन्फर्स वेग एंड अनडिफाइंड है। दिस इज एट ऑल वेग, बिल्कुल इल डिफाइंड है, सही से नहीं बता रखा है, इधर उधर की बात कर रखी है, यूजलेस है। राइट, अनडिफाइंड पावर बता रखी है पासपोर्ट अथॉरिटी की, एंड ये बिल्कुल वायलेटिव है आर्टिकल 14 से। ठीक है, ये प्रिंसिपल जस्टिस को भी डिस्टर्ब करता है। प्रिंसिपल जस्टिस क्या होते हैं, पहले प्रिंसिपल जस्टिस देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल जस्टिस 3 चीजें होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कभी भी आए ना तो 3 चीजें याद रखना, यू हैव टू हियर द अदर पार्टी, यहां दूसरी पार्टी को सुना गया नहीं सुना गया, सिर्फ एक डिसीजन दे दिया, अपना पासपोर्ट सरेंडर करो। फिर रूल अगेंस्ट बायस है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल बायस में रूल है कि बायस नहीं होना चाहिए, तो यहां पे बायस हो रहा है, हाँ हो रहा है, पासपोर्ट अथॉरिटी ने विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ले लिया है पासपोर्ट, कुछ नहीं बताया। फिर क्या उसने रीजन दिया है डिसीजन का, नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ब्रेक हो रहा है, राइट, वायलेट हो रहा है। अब यहां देखो सेक्शन 10(3)(c) का हमने पढ़ा कि एक तो वायलेटिव हो गया आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 कहता है यू हैव राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स वो बात करता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि रिजर्वेशन में तो मैम राइट टू इक्वालिटी नहीं होती है। रिजर्वेशन मींस माना जाता है कि वो लोग बैकवर्ड है और राइट टू इक्वालिटी ऐसी लाई जाती है, तभी उन्हें अपलिफ्ट किया जाता है, तभी रिजर्वेशन मिलती है।
राइट। सो सेक्शन 10(3)(c) वॉइड भी है। क्यों वॉइड है? क्योंकि ये आर्बिट्री मींस जो तुम खुद से करो, ऑन योर ओन विल तुम कोई पावर एक्सरसाइज कर रहे हो जो लॉ में नहीं दी हुई है, राइट। सिंस ये कुछ कहता ही नहीं है कि भाई जो होल्डर ऑफ द पासपोर्ट है उसको भी हियरिंग देनी चाहिए, क्या वो बात कर रहा है कि उसको भी हियरिंग देनी चाहिए? तो क्या है, ये वॉइड है। फिर पासपोर्ट बिफोर द पासपोर्ट इज इंपाउंडेड, यू नेवर से कि भाई दूसरी पार्टी को भी तो सुनो, उसकी भी तो सुनो, उसको रीजनिंग तो दो, राइट। सेक्शन 10(3)(c) वायलेटिव है आर्टिकल 21 का भी। 14 का वायलेटिव हो गया, आर्बिट्री हो गया, सुन नहीं रहे हो, फिर आर्टिकल 21 को भी वायलेट कर रहा है। क्यों? सिंस इट डज नॉट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, प्रोसीजर नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस कैसे वैलिडली इनैक्ट हुआ है लॉ, क्या उसके पीछे रीजन है। इट शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट, इंपॉर्टेंट, राइट। मीनिंग इज एंड द प्रोसीजर प्रैक्टिस्ड वर्स है, विद इन द मीनिंग नहीं है, आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, एंड जो प्रोसीजर प्रैक्टिस किया जा रहा है इन केस ऑफ सेक्शन 10(3)(c) वो बिल्कुल क्या है, वर्स्ट है, राइट। फिर क्या हुआ, सेक्शन 10(3)(c) इज अगेंस्ट आर्टिकल्स 19(1)(a). 19 बेसिकली टॉक्स अबाउट, आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात करता है आर्टिकल 19(1)(a) टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19(1)(a) के अगेंस्ट है, 19(1)(g) के अगेंस्ट है। 19(1)(g) दैट टॉक्स अबाउट यू हैव राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके बेसिस पे नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें तुम लोग वायलेट कर रहे हो। सिंस इट परमिट्स रिस्ट्रिक्शंस आ गई है, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज हो गई है इन सब राइट्स के ऊपर, दैट आर गारंटीड बाय दीज आर्टिकल्स, एंड ये जो रिस्ट्रिक्शंस है इंपोज नहीं होनी चाहिए अंडर आर्टिकल 19(2) एंड 19(6). 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस हो रखी है। 19(2) टॉक्स अबाउट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो रखी है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब बात कर रखी है 19(2) में। एंड 19(6) में कह रखा है, 19(6) यही कहता है कि स्टेट लॉज बना सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, बट देयर हैज टू बी अ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, बट दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस शुड बी फेयर, दे शुड बी फाइन, राइट। एक न्यू डॉक्ट्रिन आया, अब पता है इस केस लॉ से एक न्यू डॉक्ट्रिन निकल के आया है, पोस्ट डिसीजनल थ्योरी। मतलब अगर कोई डिसीजन आ गया है, ठीक है, पोस्ट मींस आफ्टर, डिसीजन आ गया है, आफ्टर द डिसीजन ऑल्सो हियरिंग होगी। फिर मनिका गांधी को सुना गया था, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग बोलते हैं। कभी भी तुमसे पूछे व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, यू हैव टू आंसर आफ्टर द डिसीजन हैज बीन गिवन, आफ्टर देयर हैज बीन जजमेंट। क्या होगा, पोस्ट डिसीजन, कोई डिसीजन ले चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर लिया, पासपोर्ट ले लिया है, कॉन्फिस्केट कर लिया है पासपोर्ट, फिर भी उन्हें हियरिंग दी जाएगी डिसीजन लेने के बाद भी। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग थ्योरी आई थी। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन क्या हुआ था कि जो इंटरकनेक्शन है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में, इंपॉर्टेंट है, दे कैन सर्टेनली आस्क, ये जो इंटरकनेक्शन है बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21, दिस वाज इवॉल्व आउट ऑफ विच केस? तो ये इसका एवोल्यूशन इस केस से हुआ था, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से हुआ था। दिस इज अ लॉ जो प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर कि एक पर्सन को पर्सनल लिबर्टी से यू कैन डिप्राइव, बट इट हैज टू फुलफिल द आर्टिकल्स ऑफ 14 एंड 19। मींस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तुम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, बट राइट टू इक्वालिटी नहीं वायलेट होना चाहिए, एंड राइट टू फ्रीडम भी वायलेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सो अदर टू आर्टिकल्स will also come into the picture and you have to see the two as well, right? So it was finally held by court जो right to travel है and go outside the country, travel abroad included है right to personal liberty में, जो कि गारंटी होता है अंडर आर्टिकल 21। You cannot take the passport, ये जो तुमने पासपोर्ट impound कर लिया है, you cannot do so by way of saying that, citing public interest, by way of saying that you are doing so in the interest of public, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो, this is arbitrary। The court ruled, कोर्ट ने क्या रूल किया, सिर्फ mere existence of an enabling law was not enough to, means जो सेक्शन 10(3)(c एग्जिस्ट करता है, ये जो एक्ट का एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ enabling law इनफ नहीं है रिस्ट्रेन करने के लिए पर्सनल लिबर्टी। लॉ जो भी होना चाहिए, it should be just, it should be fair, it should be reasonable, right?
You cannot say procedure established by law. It should not be arbitrary. It should not be on your own will. It should not be discretionary. It shall rather be just, reasonable and fair. Make sense? चलो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने समझा दिया, यहाँ पर वायलेट हो रहे थे. Here the other party rule against bias and you have to provide the reason for the decision. Right? अब देखो, this immensely important judgment जो डिलीवर हुआ था 1978 में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है. इसने ऑल्टर कर दिया था लैंडस्केप. लैंडस्केप मींस काफी रेलेवेंट फीचर्स को चेंज कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. दिस जजमेंट वाइडेंड मींस बढ़ा दिया था, चौड़ा कर दिया था आर्टिकल 21 के स्कोप को. इमेंसली मींस बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली. एंड रियलाइज जो गोल है ना इंडिया का एक वेलफेयर स्टेट बनाने का, एज अश्योर्ड इन द प्रीएम्बल, इट वॉज गिवन यूनानिमसली. ये जजमेंट दिया गया था 7-0 से. 7 जजेस बेंच बैठी थी, सबने इन फेवर ऑफ मनिका गांधी रूल किया था. एंड वेलफेयर स्टेट बनानी है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है. ये सब चीजें देखेंगे हम कैसे. गोल हमें अगर पूरा करना है तो हमें आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. इसने ये बोला था यूनानिमस मींस मिलजुल के एक होकर एक अग्रीमेंट के साथ एक जजमेंट दिया गया. 7 जजेस बेंच बैठी थी, एक वेलफेयर स्टेट इंडिया को बनाने की बात हुई थी. आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था. फाइनली एक सम अप कर लेते हैं कि इस जजमेंट में क्या क्या बोला गया था. लैंग्वेज यूज हुई थी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड होगा, ये प्रोसीजर आर्बिट्ररी एंड इरैशनल नहीं होगा, रैदर इट विल बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. इंपॉर्टेंट. देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कभी इंटेंशन नहीं, ये नहीं रखी थी कि प्रोसीजर जो है ये शुड नॉट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, इट शैल रैदर बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल. राइट? फिर द कोर्ट ओवररूल्ड द गोपालन केस. एक गोपालन केस मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी. एक गोपालन केस में बोला गया था व्हेन यू आर अप्लाइंग आर्टिकल 21, जब कोर्ट्स अप्लाई कर रहे हैं तो तुम्हें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई लॉ ना जाए, इनफैक्ट उसके फेवर में हो एंड स्टेट उसको रिस्पेक्ट करे सब लीगल राइट्स को. सो एक ही गोपालन केस को भी ओवररूल कर दिया गया बाय सेइंग कि एक स्पेशल रिलेशनशिप है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 में. एंड every law that's made, it must pass the test of said provisions. अगर कोई भी अमेंडमेंट है, अगर कोई भी आर्टिकल 21 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने हैं, आर्टिकल 14 और 19 को देखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. फिर कोर्ट स्टेटेड की इंटरप्रिटेशन जो है पर्सनल लिबर्टी का, ये नैरो नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं होना चाहिए, रैदर लिबरल एंड ब्रॉड सेंस में होना चाहिए. जैसे हमने पढ़ा था ब्रॉड सेंस, वाइड पढ़ो इसको, तभी जाकर हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बना पाएंगे एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. लास्टली द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एज कंटेंडेड इन सतवंत सिंह केस. सतवंत सिंह केस में भी यही हुआ था दैट यू हैव राइट टू ट्रैवल अब्रॉड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21. राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एज कंटेंडेड इन सतवंत सिंह केस, कंटेंडेड मींस असर्टेड, मेंटेन किया गया था, बोला गया था, बताया गया था, इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड अंडर आर्टिकल 21 है. द कोर्ट सेड, जो सेक्शन है, सेक्शन 10(3)(c) एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है एंड एज अ रिजल्ट चैलेंज हो सकता है क्योंकि ये अनरीजनेबल है, बहुत ज्यादा मैलिफाइड है, मींस गलत इंटेंशन है, मैलिफाइड मींस बैड इंटेंशन. ठीक है, फॉर द बैड ऑफ समथिंग. एंड डिनायल है नेशनल जस्टिस का, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस वायलेट हो रहे हैं. एंड अल्ट्रा वाइडीज है, मींस बियॉन्ड द स्कोप है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एक्ट, यू कैन नॉट मेक सच प्रोविजंस एट ऑल. राइट? मेक सेंस? इसे कंक्लूड कर दिया है. आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर होगा. तो अभी एक रिसेंट केस आ रखा था जहां पर दैट पर्सन वाज नॉट अलाउड टू गो अब्रॉड एंड उसको क्यों अलाउ नहीं किया गया था, तभी उसने केस फाइल किया अंडर आर्टिकल 21. फिर इसी केस लॉ को साइड किया गया था दैट यू हैव राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यू कैन ट्रैवल अब्रॉड अंडर आर्टिकल 21 एज साइटेड इन मनिका गांधी केस. तो अब ऐसा कोई भी केस आता है ना तो इस केस लॉ को साइड करके बोल देते हैं कि यू हैव राइट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड दिस कैन नॉट बी वायलेटेड, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है इस चीज में. ठीक है, तुम अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो. आई होप यूजफुल रहा होगा, समझ आ गया होगा. एनी डाउट्स बताना मेरे को, कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आई विल क्लियर इट इन द कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख देना. One more thing, if you want to get connected with me, you can DM me on my Instagram handle मेरा ये रहा. You can also write me on my email. I will be sharing the PDF on my Telegram channel. Do join my Telegram channel. I will be sharing the PDF of Keshav Nanda Bharti case, of this case and all the upcoming cases that I will be sharing with you. And thank you so much for watching this video. Take care. I will be coming with many more videos, many more useful, insightful videos, and keep watching.
बाय बाय।